आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे पाकिस्तान से लिथुआनिया तक के सफ़र के बारे में कि ये सफ़र किस तरह से गुज़रा और मैं किन किन प्रोसेस से गुज़री और मैंने क्या कॉस्ट इनकर की, सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो शेंजन एंटर करने के लिए लिथुआनिया को टारगेट करते हैं और अगेन फिर ऐसे लोग हैं जिनको लिथुआनिया के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल और ताकि मैं जब भी इस तरह की कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊं तो वो आप तक ज़रूर पहुंचें। अच्छा, तो सबसे पहले मैंने लिथुआनिया को क्यों चूज़ किया। लिथुआनिया को चूज़ करने की मेरी उन तमाम बच्चों की तरह जो 99% बच्चे यहाँ पे हैं, लोग हैं, वही रीज़न मेरी भी है कि यहाँ का वीज़ा रेशो इज़ रियली गुड और उस टाइम पे भी बहुत अच्छी थी जब मैं आई, इसलिए मैंने लिथुआनिया को टारगेट किया कि मैं पढ़ने जाना चाहती थी यूरोप में और मुझे लग रहा था कि कंपैरेटिवली बाकी कंट्रीज़ की निस्बत यहाँ की वीज़ा प्रोसेसिंग और सारा कुछ सिग्नल ही नहीं खुल रहा। यहाँ की वीज़ा प्रोसेसिंग और सारा कुछ बहुत स्मूथ था, मुझे ऐसे लगा था, बट इतना स्मूथ भी नहीं था। लेकिन तो यहाँ पे आने की मेरी सबसे बड़ी रीज़न यही थी कि मैं चाह रही थी कि वीज़ा भी लग जाए। कोई जिस टाइम पे मैंने अप्लाई किया था ना, ऑनेस्टली बताऊँ, इसकी 100% वीज़ा रेशो थी। लाइक कैन यू इमेजिन किसी जगह की 100% वीज़ा रेशो। अच्छा, मैंने बात कर ली कि मैंने लिथुआनिया को क्यों चूज़ किया। दूसरी बड़ी बात ये थी कि लिथुआनिया की जो एम्बेसी है वो पाकिस्तान में नहीं है, तो इसका वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ता है। मैंने पर्टिकुलरली VFS फ़िलीपींस को चूज़ किया था, वो भी इस वजह से कि VFS बाकू की भी ऑप्शन थी, VFS दुबई की भी ऑप्शन थी, बट वहाँ पे ना बच्चों ने बहुत रश डाला हुआ था। अपना सारा केस जो था वो एक कंसल्टेंट से करवाया था, तो उन्होंने यही रिकमेंड किया था कि आप फ़िलीपींस को टारगेट करें। फ़िलीपींस पाकिस्तान से बहुत दूर पड़ता है, उसका वाया बहुत लंबा जाता है, तकरीबन 12-13 घंटे की फ़्लाइट होती है, लेकिन वहाँ पर ना इतना रश नहीं था और वहाँ की जो वीज़ा रेशो थी ना उस VFS की वो अच्छी आ रही थी। तो मैं पाकिस्तान से जी गई पहले VFS फ़िलीपींस अपना वीज़ा अप्लाई करने। VFS फ़िलीपींस में टोटल 2 दफ़ा गई हूँ, मतलब फ़िलीपींस मनीला में उसका VFS है, मैं वहाँ पर 2 दफ़ा गई हूँ। अपॉइंटमेंट मिलनी बहुत मुश्किल थी, पेड अपॉइंटमेंट्स मिल रही थी, बट लकीली मिल गई किसी तरीके से। अब वहाँ तक जाने का जो सफ़र है ना वो इतना आसान नहीं है। मेरी डिग्री जो अपनी लास्ट डिग्री कंप्लीट की हुई है वो है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस BSc लाहौर की यूनिवर्सिटी कनेड कॉलेज से, और वो मैंने कंप्लीट की हुई है कोई जून 2024 की, ठीक है। उसके बाद मैंने जैसे कंप्लीट की, रिज़ल्ट आउट हुआ, मैंने अपनी अर्ली डिग्री अप्लाई कर दी बिकॉज़ मुझे अटेस्टेशंस करवानी थी। अटेस्टेशंस के बगैर डिग्रियां आपकी बेकार हैं पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली। तो डिग्रीज़ अटेस्ट करवानी थी और मैंने ये अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया, इसलिए अभी थोड़ा दोबारा बता रही हूँ क्योंकि नए लोग ज्वाइन करते हैं और उनको इतना ज़्यादा पता नहीं होता। तो टाइम एंड टाइम अगेन बताने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी कोई क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट्स में छोड़ सकते हैं। मैंने O लेवल्स किया है, मैट्रिक नहीं किया। मेरी O लेवल्स की डिग्री, मेरी FSC ICOM की डिग्री, IBCC और AGC से टेस्ट होनी थी। वो जो सारा प्रोसेस है मुझे इतना इन डेप्थ पता नहीं है बिकॉज़ मेरे हस्बैंड ने और मेरे फादर ने उन दोनों जगह से अटेस्टेशंस करवाई थी। वहाँ से होने के बाद काम ख़त्म नहीं होता, जो आगे से डिग्री है सारी डिग्रीज जो ऑलरेडी अटेस्टेड भी हैं वो आपको जाके मोफा से जाके टेस्ट करवानी पड़ती हैं, और वो एक अलग ख्वारी है यार। अब मुझे जो है माइग्रेस ने लिथुआनिया की टेम्प्रेरी रेजिडेंस कार्ड दिया हुआ है। पहले जो है वीज़ा देते थे, अब TRP इसको कहते हैं, तो मेरे पास वो है। TRP जो है वो आपकी डिग्री से कोई तकरीबन 3 महीने, थोड़ा सा 3 महीने का पीरियड जो है वो ज़्यादा होता है और इतनी देर की वो TRP देता है। मेरे पास उतनी देर की है। मेरी डिग्री कोई 1.5 साल की है और मैं अभी फ़िलहाल मास्टर्स इन बिज़नेस मैनेजमेंट पढ़ी हूँ विलनियस से। विलनियस जो है लिथुआनिया का कैपिटल है, और मुझे पर्सनली लगता है कि किसी भी जगह के कैपिटल में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ऐसे मुझे लगता था जब मैं आई थी लेकिन जस्ट टू बर्स्ट द बबल, इट्स नॉट लाइक दैट। मेरे वीडियो बनाने का ये बिल्कुल मकसद नहीं है मैं किसी कोई अपना दिल छोड़ दे मेरी वीडियो देखने के बाद, बट मैं रियलिटी चेक्स दे रही हूँ जो मुझे नहीं मिले यार। मतलब हाँ, खैर, हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाना चाहती। इस वीडियो में मैं सिर्फ टारगेट करी थी अपनी जर्नी, पाकिस्तान से लिथुआनिया तक का सफ़र मैंने किस तरह तय किया। और अभी मैं एक स्टूडेंट डोम में रह रही हूँ और मैं जितना अपना किराया, मैं यहाँ पे रहने की क्या लिविंग कॉस्ट है, कितने की ग्रॉसरीज डलती हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो आपको पड़ सकते हैं और आपको कितने एक्सपेंसेस सोच कर आने चाहिए, और सारा कुछ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी।
जैसा मैंने बताया कि मेरी डिग्री जून 2024 की कंप्लीट हुई थी। मुझे मेरी अर्ली डिग्री करते करते भी आई थिंक अगस्त सितंबर में जाके मुझे मेरी डिग्री मिली। फिर मैंने उसको फ़ौरन टेस्ट कराया ख्वारियों के बाद, और मेरा सारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था। और यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि बहुत से कंसल्टेंट्स होते हैं जो यूरोप को या कहीं भी और कहते हैं कि यार आपका लास्ट सेमेस्टर है ना, तो हम आपका आगे वीज़ा प्रोसेस कर देंगे, आपका दाखिला भी हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। दाखिला आपका लास्ट ट्रांसक्रिप्ट की बेसिस पे हो जाएगा, पर आपका वीज़ा नहीं लगेगा। तो ये सबसे बड़ा स्कैम है जो पाकिस्तान में हो रहा है, तो प्लीज़ डोंट फॉल फॉर दैट। मैंने इससे पहले इटली की भी ट्राई की हुई है और पैसे ज़ाया किए हैं, तो मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है कि उसने मुझे कहा कि आप आखिरी सेमेस्टर में ना हम आपका अप्लाई कर देंगे। बट मतलब अजीब अनरीज़नेबल सी बात है ना, आपको अपनी डिग्री प्रॉपर चाहिए, आपने उनको बताना है कि मैंने ये डिग्री कंप्लीट की हुई है, ठीक है। तो खैर ये सबसे बड़ा स्कैम है, इससे बच के रहना है आपने। मेरा ये सारा प्रोसेस 2024 के एंड का स्टार्ट हुआ था, 2025 भी मेरा ले गया। मैं कोई 2 महीने के बाद सारा कुछ करा के सब कुछ एवरीथिंग यूनिवर्सिटी से लेटर्स का वेट किया, सारा कुछ हुआ। फिर अपॉइंटमेंट हुई, मैंने मनीला में जाके अपना सारी बायोमेट्रिक्स दी। उसके बाद मुझे ये पता चला कि बहुत जल्दी डिसीजन आया था, तो वहीं पे वेट कर लेना चाहिए, और मैं बड़ी लंबी टिकट लेकर गई। और मेरे लिए वो मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल टाइम था, और मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ा कोई फ़जूल डिसीजन लिया था। मेरा अपना ही था, किसी को मैं क्या ही ब्लेम करूँ। मेरा अपना डिसीजन था वहाँ पर रहने का। मैं कोई वहाँ पर तकरीबन 1 महीना रही, रमज़ान शुरू होने वाले थे। फिर मेरी अम्मा ने कहा कि तुम क्यों इतना वेट करी और इतना कोई काम भी नहीं करने को पागल अलग हो रही थी कि पता नहीं यार कोई डिसीजन क्यों नहीं आ रहा। मेरा सिर्फ एक माइग्रेस का इंटरव्यू हुआ था, और उसके बाद मुझे पता चला कि माइग्रेस 1, 2, 3 इंटरव्यूज़ भी ले रही है और रिजेक्शंस भेज रही है माशाल्लाह से। तो डर भी लग रहा था कि पता नहीं रिजेक्ट होगी, पर मेरे पास मेरा प्लान भी था कि अगर मैं रिजेक्ट हो गई, मेरा वीज़ा नहीं लगा, तो मैं किसी अच्छी जगह से मास्टर्स कर लूँगी पाकिस्तान में। कोई बात नहीं, करना तो है, पढ़ना तो है, मेरा टारगेट तो था। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कॉस्ट की। कॉस्ट मैं समझती हूँ कि हर बंदे का अपना एक बजट होता है। जैसे मैंने मनीला जाके फ़िलीपींस जाके अपना वीज़ा अप्लाई किया, तो उसके आने जाने की भी कॉस्ट, उधर रहने की भी कॉस्ट, खाने पीने की भी कॉस्ट, मैंने क्या खाया क्या नहीं खाया वो डेफिनेटली डिफ़र करता है हर बंदा टू बंदा। मतलब ये जो कॉस्ट है ना, ये वेरी करती हैं। पैसे मैं बताऊँ, आपने जब डिसाइड कर लिया है ना कि मैंने जाना है बाहर पढ़ने के लिए, तो उस दिन से आपके पैसे लगना शुरू हो जाते हैं। तो पैसों का तो आप वो कोई हिसाब रहता ही नहीं है ना। तो अब कहीं पे जाकर वीज़ा अप्लाई करना, ये आपकी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है जिसको आप बचा सकते हैं उन कंट्रीज़ को टारगेट करके जिनकी एम्बेसीज़ पाकिस्तान में, ताकि आने जाने की कॉस्ट ना पड़े ना। अच्छा, जो बच्चे हैं ना वो यूजुअली ऐसे करते हैं कि वो जब कार्ड पिक करना होता है ना, तो वो अपनी रिटर्न टिकट लेते हैं, बिकॉज़ ऑब्वियसली आपको कंट्रीज़ एंटर नहीं होने देंगी इस तरह से इमिग्रेशन किसी भी मुल्क का, अगर आपके पास रिटर्न टिकट नहीं है। तो वो अपनी रिटर्न टिकट देते हैं, बट जाते हैं वहाँ पर अपनी रिटर्न रिफ़ंड करा लेते हैं, और उन्होंने आगे की टिकट ऑलरेडी बुक की होती है, तो वो कार्ड पिक करते हैं और वो फिर चले जाते हैं अपनी फ़ाइनल डेस्टिनेशन पे। मैंने ऐसे नहीं किया, मेरी अपनी एक रीज़न थी जो शायद कई लोगों को सही लगे, कई लोगों को नहीं लगे। वो ये थी कि एक तो फ़िलीपींस का वाया बहुत लंबा पड़ रहा था यूरोप के लिए, ठीक है, अगर मतलब मुझे बहुत लंबी फ़्लाइट पड़नी थी। सेकेंडली मेरे पास बहुत ज़्यादा बैगेज था, बहुत ज़्यादा से मुराद है कि मैं अराउंड 40 kgs लेके जा रही थी, और मैं वो सारा सामान उठा के फ़िलीपींस पहले लेके जाती, फिर फ़िलीपींस में रहती, फिर उसको वहाँ से दोबारा फ़िलीपींस से आगे लिथुआनिया लेकर आती। तो वो मेरे लिए अकेले औरत लड़की होकर ये सब करना, मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत टायरिंग हो जाना था। और जब आप जा रहे हो तो ना पहली दफ़ा, तो आपको होता है ऐसा फीलिंग आ रही थी जैसे मैं किसी जंगल में जा रही हूँ, मुझे वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलना और मैं सब कुछ यहाँ से समेट के ले जाऊँ। मेरी बेवकूफ़ियाँ थीं। तो खैर वो करते कराते बहुत ज़्यादा मैंने अननेसेसरी सामान भी उठा लिया था पाकिस्तान से, जो कि मुझे अब समझ आती है कि यार ऐसे नहीं करना चाहिए। इतना ज़्यादा सामान था, इस वजह से मैं हैसल से बचने के लिए मुझे मेरे हस्बैंड ने, मेरे अब्बू ने कहा कि तुम वापस आ जाओ। तो दूसरी दफ़ा ये हुआ कि मैं सिर्फ 4 दिनों के लिए गई, और मैंने वहाँ से अपना कार्ड पिक किया और फिर मैं वापस आ गई, क्योंकि मैं गई इस हिसाब से थी कि वर्किंग डेज़ में मैं अपना कार्ड पिक कर लूँ और फिर मैं वापस आ जाऊँ। तो वो मेरे लिए सही रहा। फिर उसके बाद मैं लिथुआनिया आई, मैं थाई एयरवेज़ पे गई, वो मुझे बैंकॉक के थ्रू लेके गई। मेरी कोई 12 से 13 घंटे की फ़्लाइट थी, पहले भी उसी पे गई और दोबारा भी उसी पे गई, ठीक है। दूसरी बड़ी गलती भी कहूँगी और वैसे भी कहूँगी, शायद एक एक्सपीरियंस भी था कि मैंने कार्ड पिक किया, मैं वापस पाकिस्तान आई और फिर मैं पाकिस्तान से लिथुआनिया आई। अब हम बात करते हैं कि लिथुआनिया को बच्चे क्यों टारगेट करते हैं। लिथुआनिया को बच्चे इसलिए टारगेट करते हैं, और लोग भी टारगेट करते हैं जिन्होंने यहाँ पे आके सेटल होना होता है, वो भी स्टूडेंट वीज़ा पे आ जाते हैं, बिकॉज इट्स वेरी ईजियर टू गेट अ स्टूडेंट वीज़ा फॉर अ कंट्री लाइक दिस। क्योंकि ये बहुत पुराना नहीं है शेंजन में, ये कुछ ही सालों पहले शेंजन में एंटर हुआ है। तो अब ये है कि जब आप शेंजन कार्ड आपको मिल जाता है, रेजिडेंस परमिट मिल जाता है, तो आपके पास 29 मुल्क हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 29 मुल्क हैं जहाँ पर आप बहुत विदाउट बॉर्डर कंट्रोल्स एंटर हो सकते हो। अब उसमें करते क्या हैं,
बॉर्डर कंट्रोल ना होने के जो गलत फ़ायदे हैं वो माशाल्लाह से हमारी सारी आवाम उठाती है। आई एम नॉट वन ऑफ देम एंड आई एम वेरी वेरी अगेंस्ट दिस। आप जिस कंट्री में जा रहे हो पास वहाँ का रेजिडेंस कार्ड है, स्टूडेंट वीज़ा है या जो भी है, आप उसको ख़राब करते हो, आप पढ़ते नहीं हो, ठीक है। आप किसी और कंट्री में निकल जाते हो, आप कहते हो कि यार और बहुत सी ऐसे मुल्क हैं जो बहुत डेवलप्ड हैं और वहाँ पे मुझे बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। काम करना टारगेट होता है बच्चों का जो बाहर आते हैं, ज़ाहिर अपनी कॉस्ट निकालनी है, तो वो कहते हैं कि हम किसी और कंट्री जाएंगे। आजकल क्या हो रहा है कि यकीन करें कि मतलब मेरे साथ पढ़ने वाले कितने बच्चे बच्चियाँ उन्होंने स्पेन में जाके करवाया। पैट्रोन इज़ लाइक अ बायोमेट्रिक सिस्टम जहाँ पे जाके वो अपने बायोमेट्रिक्स दे देते हैं, अपने आप को एक तरह से रजिस्टर करवा लेते हैं कि हम यहाँ पर रहेंगे। और उनको जो मैंने सुना है, वैसे मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैंने यही सुना है कि वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर करवा लेते हैं, डिक्लेरेशन करवा लेते हैं अपनी रेजिडेंस की, और उनको वहाँ पे वर्क अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, राइट टू वर्क मिल जाता है कि आप वहाँ पे काम वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे बच्चों को जो लगता है मुझे कि जो लोग मैं बच्चे बोली जा रही हूँ, बच्चे नहीं हैं, सारे बड़े बड़े ही हैं, खैर उनको ये लगता है कि जो हम किसी और कंट्री में जाके बायोमेट्रिक्स दे रहे हैं तो हमारा जो डेटा है ना, उनको क्या पता कि हम भाई इधर किस डेटा पे आए हुए हैं, हम किस परमिट पे आए हुए हैं। ये बहुत गलत चीज़ है। मतलब अगलों ने हम लोगों को ऑल ओवर शेंजन हमारा डेटा डाल दिया हुआ है और हमारे फिंगरप्रिंट्स, हमारे बायोमेट्रिक्स, हमारा सब कुछ कट्ठा चट्टा उनके सिस्टम में है। तो हम ये कैसे सोच लेते हैं कि एक मुल्क का डेटा दूसरे में नहीं जाएगा, मतलब व्हाट नॉनसेंस। खैर ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं कि जब पीछे से माइग्रेंट्स को पता चलता है तो वो आपका कार्ड शार्ट कैंसिल कर देते हैं। बड़े रेयर केसेस भी होते हैं कि आगे से ना आप आगे के रहते हो ना पीछे के रहते हो। तो बेहतर होता है कि जिस बेसिस पे आप किसी भी कंट्री में गए हो, आप उस बेसिस को ख़राब मत करो। आप पढ़ो, पढ़ने के लिए आए हो तो अपने पढ़ो। पढ़ने के दौरान भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, पढ़ाई के बाद भी मिल जाती हैं, ठीक है। ये आपके नसीबों की बात है, आपका जिधर दाना पानी लिखा है आपको मिल जाना है। लेकिन प्लीज़ गंद मत मारो। असाइलम ले लेते हैं, वीज़े चेंज कराते रहते हैं, इलीगली सारा कुछ करते हैं, तो ये बुरी चीज़ है। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना, उन पोटेंशियल बच्चों को फेस करने पड़ते हैं जिनके पेपर्स भी ठीक हैं, जिनके स्टेटमेंट्स भी ओके हैं, जिनके कोई जाली डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं और वो एक्चुअली पढ़ने वाले बच्चे हैं। हमें भी वो उसी नज़र से देखते हैं कि शायद हमने भी फ्रॉड करना है। और होता क्या है कि हमारे मुल्क का नाम बदनाम होता है और कुछ नहीं। और मैं समझती हूँ कि हर एक के सितारे इतने चमकते नहीं हैं, पकड़ लें वो अगर वापस भेजेंगे, डिपोर्ट करेंगे, बैन लगा देंगे आप पे, तो बेहतर है कि गलत रास्ते पे मत जाओ, सीधे रास्ते से चलो। और जिस बेसिस पे आए हो पहले ही सोच लो, पढ़ने वाले हो तो पढ़ने के लिए आओ, वरना मत आओ। मतलब बाकियों को ख़राब मत करो। एक मास्टर स्टूडेंट होता है, उसको फुल वर्किंग राइट्स होते हैं, वो अबाउट 40 आवर्स काम कर सकता है पर वीक। लाइक दिस इज़ अ लॉट, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे बच्चे अपनी मर्ज़ी से उन्होंने जो भी काम करने होते हैं वो वही करते हैं। और खैर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। और मेरा पूरा लिविंग एक्सपीरियंस, पूरा क्रक्स लिथुआनिया में, वाज इट वर्थ इट और नॉट। सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। अगर आपके कोई भी सवाल हैं विलनेस से रिलेटेड, स्टडी जर्नी से रिलेटेड, एनीथिंग फ्रॉम हियर, तो you can leave them down in the comments and I'll see you guys in the next one. Allah Hafiz.